2003 से 2009 के बीच कर्नाटक के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में बस स्टेशंस के बाथरूम्स में शादी के जोड़ों में कई सारी औरतों की लाशें मिलने लगी। अजीब बात यह थी कि शादी के जोड़े में होने के बावजूद भी उनके पास कोई गहने नहीं थे। ये लाशें ऐसी औरतों की थीं जो लोअर क्लास और कास्ट को बिलोंग करती थीं। तो कर्नाटक पुलिस ने इन केसेस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लाशें मिलने पर पुलिस उन बॉडीज की पहचान करने के लिए लोकल न्यूज़पेपर्स में उनकी फोटोज भी छपवाती थी, लेकिन अक्सर कोई भी उनकी पहचान करने नहीं आता था। पर जून 2009 में मैंगलोर से 40 किलोमीटर दूर बरीमारू गांव में एक दिन अनीता बंगेरा नाम की एक लड़की अपने घर से ढेर सारा सोना, पैसा और एक एक्सपेंसिव फोन लेकर गायब हो गई। उसके घर वालों और गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। 24 घंटों से ज्यादा बीत जाने के बाद भी उन्हें अनीता नहीं मिली। इसी बीच उन्हें पता चला कि अनीता का पास ही के एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और वो लड़का भी गायब है। अनीता के परिवार वालों ने बाकी गांव वालों को जमा किया और बतकल पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने अनीता और उस लड़के को नहीं ढूंढा तो वो उस पुलिस स्टेशन को जला देंगे। पुलिस वालों ने जैसे तैसे करके उन्हें शांत किया और वादा किया कि वो बस 1 महीने में उन दोनों को ढूंढ निकालेंगे। 1 हफ्ते बाद बरीमारू गांव से 160 किलोमीटर दूर हसन शहर के बस स्टैंड के बाथरूम में पुलिस को एक और लड़की की लाश मिली। ये लड़की भी शादी के जोड़े में थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो लाश 22 साल की अनीता बंगेरा की ही थी, जो बरीमारू गांव से गायब हुई थी। अनीता के परिवार को जैसे ही ये पता चला, वो गुस्से से पागल हो गए और पुलिस पर और प्रेशर डालने लगे, जिसके बाद पुलिस ने अनीता के खूनी को ढूंढने के लिए एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म की। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने सबसे पहले अनीता के सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, जिससे उन्हें पता चला कि वो एक नंबर पर बहुत देर तक बात करती थी और घर से गायब होने से 1 रात पहले भी उसने उसी नंबर पे बात की थी। वो नंबर पुलिस को श्रीधर नाम के एक आदमी के पास ले गया। श्रीधर ने उन्हें बताया कि वो नंबर उसके नाम पर रजिस्टर्ड तो है, लेकिन उसे उसकी बहन कावेरी यूज करती है, जो खुद 17 मार्च से मिसिंग है। अनीता के केस की तरह कावेरी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए, जो उन्हें वासुगौड़ा कसैरगौड़ की पुष्पा तक ले गए, लेकिन वो भी पिछले 1 साल से मिसिंग थी। पुष्पा के सिम के कॉल रिकॉर्ड्स उन्हें पुत्तूर जिले की विनुता तक ले गए, पर वो भी मिसिंग थी। पुलिस ने विनुता के कॉल रिकॉर्ड्स को ट्रेस किया, जो उन्हें एक और मिसिंग लड़की तक ले गए। ऐसे 20 लड़कियों की एक लिस्ट बन गई जो एक दूसरे से बात कर रही थीं, लेकिन 2003 से 2009 के बीच में सब की सब गायब हो गई थीं। पुलिस को लगा कि इन सारी मिसिंग लड़कियों के पीछे एक ह्यूमन स्मगलिंग का रैकेट है। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और उन्हें पता चला कि जिन फोन्स में वो सिम यूज हुए थे, उनके EMI नंबर्स किसी न किसी टाइम पर मैंगलोर के दिरालकाटे गांव में एक्टिव थे। उनमें से एक फोन जिससे उन्हीं मिसिंग लड़कियों में से एक बात करा करती थी, धनुष नाम के एक 13 साल के लड़के के पास मिला। धनुष ने पुलिस को बताया कि वो उसके चाचा मोहन कुमार ने दिया था। उन्होंने उसके चाचा का नंबर मांगा और उन्हें फोन की ट्रैकिंग से पता चला कि मोहन का फोन अभी भी एक्टिव है। पुलिस ने उस फोन के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, जिससे उन्हें पता चला कि उस नंबर से एक और नंबर जो सुमंती नाम की लड़की का था, उससे बहुत लंबे लंबे कॉल्स होते थे। देरी ना करते हुए वो सुमंती तक पहुंचे, लेकिन सुमंती ने कहा कि वो किसी मोहन नाम के आदमी को नहीं जानती और जिस आदमी से वो उस नंबर पर बात करती है उसका नाम आनंद है। ये सुनते ही पुलिस को समझ आ गया कि शायद वो लड़की मोहन का नेक्स्ट टारगेट है और मोहन एक सीरियल किलर है। पुलिस ने सुमंती से आनंद से मिलने की रिक्वेस्ट की ताकि वो उसे अरेस्ट कर सके। उनके प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। सुमंती शादी का जोड़ा पहनकर बस स्टेशन गई और जैसे ही एक आदमी उसके करीब आया, उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन अब जो कहानी उस आदमी के कन्फेशन में पुलिस के सामने आने वाली थी,
उसके लिए पुलिस भी तैयार नहीं थी। उस आदमी ने बताया कि उसका नाम प्रोफेसर मोहन कुमार था और उसने 20 नहीं बल्कि 32 औरतों का मर्डर किया था। ये सब तब शुरू हुआ जब वो अपने गांव के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता था। इन्हीं दिनों पहले से ही शादीशुदा मोहन की गंदी नजर एक महिला पर पड़ी, लेकिन जब उस लड़की ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने उसको एक पुल के ऊपर से नहर में धक्का दे दिया। उसे लगा कि वो मर गई, लेकिन वो लड़की बच गई और उसने मोहन की पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने मोहन को अरेस्ट कर लिया, लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो जल्द ही छूट गया। पर जेल से छूटने के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि जेल जाने की वजह से उसकी टीचर की नौकरी उससे छिन गई और वो बेरोजगार हो गया। इतनी बेरोजगारी के दिनों में वो अपना सारा टाइम बस स्टैंड्स के आसपास बिताने लगा, जहां उसको एक आइडिया आया। उसे याद आया कि उसके दोस्त सलीम ने जो सोने की पॉलिश करता था उसे साइनाइड के बारे में बताया था, जिसका पॉलिशिंग में इस्तेमाल होता है। और साइनाइड दुनिया का सबसे खतरनाक जहर भी है। मोहन केमिस्ट पर गया और खुद को सोनार की दुकान में काम करने वाला बता के उसने साइनाइड की एक पूरी बोतल खरीद ली। इसी बीच उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और 2 और शादियां कर लीं, जिसके बारे में उसकी दोनों बीवियां नहीं जानती थीं। 2 घर चलाने के लिए उसने मर्डर और लूट का प्लान बनाया। मोहन अकेला जाकर बस अड्डे पे खड़ा हो जाता और अपना टारगेट ढूंढता, जो ज्यादातर लोअर क्लास की लड़कियां होती, और उनसे किसी बहाने बात शुरू करके नंबर एक्सचेंज कर लेता था। इसके बाद वो अपने झूठे प्यार के जाल में उन सबको फंसाकर उन्हें बिना दहेज के शादी करने के लिए कहता और उन्हें अपने पास बुला लेता। इनमें से ज्यादातर लड़कियां दहेज नहीं दे पाती थीं, तो वो खुशी खुशी उसके पास उससे शादी करने के लिए चली जाती थीं। मोहन उन्हें मंदिर ले जाकर उनसे शादी करता, फिर बस के पास ही किसी लॉज में कमरा बुक करके उनके साथ सुहागरात मनाता। सुबह वो अपनी दुल्हन के सारे जेवर कमरे में रखकर उन्हें मॉर्निंग वॉक पर ले जाता। बस स्टैंड पहुंचकर वो उन लड़कियों को साइनाइड से लदी हुई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देता था। साथ ही वो उनसे कहता था कि उस पिल को लेने के बाद शायद उनकी तबीयत थोड़ी खराब होगी, तो वो उस पिल को बस स्टेशन के बाथरूम के अंदर जाकर लें और अंदर से दरवाजा बंद कर लें। वो लड़कियां चुपचाप उसकी बात मान लेती थीं और बाथरूम में जाकर खुद अपने हाथों से अपने मर्डर को अंजाम देती थीं। हालांकि मोहन ने पुलिस से अपने कन्फेशन में कहा उसने इसी तरीके से 32 लड़कियों का मर्डर किया है, लेकिन पुलिस को सिर्फ 20 मर्डर्स के ही सबूत बरामद हुए। जब कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ तो मोहन ने अपना केस खुद लड़ने का डिसाइड किया। वो अपने कन्फेशन से मुकर गया और कहा कि उसने एक भी खून नहीं किया है। जब उसे उन 20 औरतों की लाश पर क्रॉस क्वेश्चन किया गया तो उसने कहा कि वो सब लड़कियां उससे शादी करना चाहती थीं, क्योंकि उसने उनसे शादी करने से मना कर दिया। उन सब ने साइनाइड खाकर अपनी जान ले ली। मोहन अपने पूरे केस को जेल में स्टडी करता और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के लूपहोल्स को कोर्ट में पेश करता। लेकिन इसी बीच 2 ऐसे विटनेसेस सामने आए जिन्होंने उसका पूरा केस पलट दिया। पहले विटनेस थे ईश्वर भट्ट, जो एक मंदिर के पुजारी थे, जिन्होंने अदालत को बताया कि उन्हीं दिनों जब अनीता बंगेरा गायब हुई थी तो मोहन ने उनसे कुमकुम अर्चना करवाई थी, जिसके जरिए वो एक खून का प्रायश्चित करना चाहता था। दूसरी विटनेस उसी के विक्टिम्स में से एक थी, जिसने पिल पूरी नहीं खाई थी और वो सिर्फ बेहोश हुई थी, जिसने अदालत को उसका पूरा मर्डर करने का तरीका बताया। कोर्ट ने मोहन को अपने क्राइम के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। मोहन कुमार या साइनाइड मोहन इंडिया का सबसे खूंखार सीरियल किलर बन गया और उसका नाम पड़ गया द ब्राइड किलर।